millions of the people who are dying to come into the mainline media. मैं जी में मेरी नौकरी हुई और फिर सिलसिला आज तक में आ गया। आज तक का फिर मैं संपादक बन गया, फिर इंडिया न्यूज में आ गया। कि इतने ग्लोरियस करियर और इतने पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने के बाद नाउ ही हैज गिवन अप। तो जब मैनेजिंग एडिटर को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो वहां पे सुधीर चौधरी बन के लोग निकलते हैं। आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ रेवेन्यू जो आता है वो कॉर्पोरेट से आता है, एडवर्टीजमेंट बेस्ड है। बाहर रवीश है या अजीत अंजुम है या प्रद्युम्न कुसुम वाजपेयी या विशाल शर्मा है, दीपक शर्मा है, ये सारे लोग सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बात रखते हैं। जो लोग लगातार सरकार के पक्ष में कहते चले जाते हैं सरकार 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 सरकार, तो जाहिर है उनको आप कहते हैं कि ये गोदी वाले हैं। कुणाल कामरा के उस बयान या उस पैरोडी को लेकर के मैंने कल टिप्पणी के अपना शो किया कि जब मेन लाइन मीडिया से लोग हट जाते हैं तो दलाली शुरू कर देते हैं, लाइजनिंग शुरू कर देते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बिहार का जिला है छपरा, वहाँ एक गांव है छोटा सा रामपुर। उस गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, मिडिल स्कूल में पढ़ाई गांव के स्कूल में तो खेतों से होकर के गांव तक जाना, गांव से होते हुए खेतों से होते हुए स्कूल तक जाना। सर आपका ये यूट्यूब चैनल क्या है? तो इत्तेफाक जो होते हैं जिंदगी में, आपकी खातिर कुछ तय करके आते हैं, आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं, मकाम या मंजिल आपको मिलने लगती है। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरे साथ हैं राणा यशवंत जी। ये न्यूज इंडिया के मैनेजिंग एडिटर एंड इसके अलावा अपने करियर में के मेन लाइन मीडिया के बड़े बड़े चैनल पे काम कर चुके हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर लिमिटिंग बिलीफ में ट्रैप्ड है, लिमिटिंग बिलीफ सच एज आई एम ओल्ड इनफ, आई एम यंग इनफ, आई डोंट हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेस, तो उसके लिए ये पॉडकास्ट मस्ट है। मस्ट बोले तो अनिवार्य है। दोस्तों एक और बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा भी, यशवंत सर का भी। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो बड़े बड़े गेस्ट को हम लोग अपने चैनल पे लाने में असमर्थ होंगे। वी कैनॉट ब्रिंग द बेस्ट guest which can influence your life in a bigger way. Sir, I welcome you to my podcast and I'm very hopeful that through your life, so many life will be enlightened. सर एक पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो मीडिया के बारे में है, एंड ये मुझे ऐसा लगता है डार्क रियलिटी है एंकर के बारे में। और चूंकि आप लोगों के साथ में रहता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया के मोस्ट ऑफ द न्यूज ये कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ये बनाए गए होते हैं, एंड एंकर को जबरदस्ती ये बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये सच नहीं है। अच्छा। दरअसल न्यूज इंडस्ट्री को लेकर के, चैनल्स को लेकर के हाँ। लोगों की अपनी एक राय रही है कि अगर ये राइट। एंकर आता है, और मेरी अपनी एक राय तय है कि आएगा तो ये फलां पार्टी या फलां नेता के बारे में अच्छी बात करेगा और फलां पार्टी नेता के खिलाफ बात करेगा। ओके। हाँ। चैनलों ने अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है, ये एक रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही ऐसा रहा, पहले भी ऐसा रहा है। लेकिन चूंकि इस तरह इस समय पिछले कई वर्षों से, 8-10 वर्षों से ये ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा में रहा कि अच्छा मैं उसको पसंद कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे टेस्ट का है। तो समाज का जो राजनीतिकरण हुआ, पॉलिटिसाइजेशन हो गया, तो आप देखेंगे कि एक एक तबका किसी खास आदमी को पसंद करता है, एक किसी और को पसंद करता है, किसी और को पसंद करता है। उसके अपने अपने कारण रहे हैं। लेकिन एंकर को ये कहा जाए कि आप यही कहें और आप इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पास इतनी आजादी होती है कि वो मनमाफिक तरीके से अपना शो कर सकता है। लेकिन हाँ, उसने अपनी एक लाइन तो खींची रखी है। सर एक और बात पूछता हूँ, शायद ये आपको बात उतनी अच्छी तरह से पसंद ना आए। कई बार मैं देखता हूँ एक एंकर है जो अपनी पूरी जवानी लगा दी एक टीवी चैनल के लिए, एज सडनली उसे कहा जाता है कि यू आर नो मोर विथ मी। इतना ही नहीं, कोई टीवी का इनपुट है, प्रोडक्शन का व्यक्ति है, वो काम पे है, अचानक उसको बोला जाता है कि कल से आप छुट्टी पे हो, यानी आपकी नौकरी गई। उसके पास इतना बचत भी नहीं होता कि अपनी घर चला सके।
और वो छोटी मोटी चीजों में लगा रहता है। आप बताइए, इस तरह की परिस्थिति में एक एंकर क्या कर सकते हैं, या युवा वर्ग किस तरह से जो मीडिया लाइन में आना चाहता है, क्योंकि मीडिया का क्रेज है। मैं आपको बताऊं सर, आईएएस के बाद सबसे ज्यादा क्रेज है पावर के लिए, वो मीडिया का है। राइट। तो इसमें आपकी क्या राय है कि सडनली किसी से कह दिया जाता है, ये डार्क रियलिटी है सर, क्योंकि मैं कईयों को जानता हूं, टॉप पे जाके या मिडिल में जाके जॉब चली गई और कई महीनों तक जॉब नहीं मिला, तो घर का खर्चा कैसे चलाते होंगे, किस तरह से रहते होंगे। ये सच बताना उन लोगों के जरूरत के लिए जरूरत है जो मीडिया को करियर बनाना चाहते हैं, मीडिया में एक निष्पक्ष मीडिया में आकर के बड़े बड़ा सपना देखते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। आपका क्या सजेशन होगा, आपका पर्सनल अनुभव क्या है? दो स्थितियां हैं। पहला जी ये सर। है कि जैसे जीवन अनिश्चित है, वैसे आपकी नौकरी भी निश्चित है, इस बात की गारंटी नहीं होती है सरकारी अगर नहीं है तो। और सिर्फ मीडिया के साथ ही ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मीडिया बार बार लोगों के बीच में रहता है, चर्चा में रहता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं। हम्म। अब मैं बिहार से आता हूँ। बिहार हम्म। में जितनी चीनी मिलें पिछले 20 वर्षों में बंद हुई हैं, ओके। शायद ही किसी और राज्य में बंद हुई हैं। हम्म। एक डालमिया नगर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इलाका था, वो हम्म। आज की तारीख में खंडहर में तब्दील हो गया। हम्म। इस तरीके से देश में आप जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां बंद होती हैं, हम्म। चैनल भी बंद होते हैं। ये हम्म। न्यूज बिजनेस है। और हम्म। जो आदमी अपना पैसा लगा करके चैनल चला रहा है, वो शायद बहुत मुनाफा ना कमाए, लेकिन उस कोशिश में रहता है कि कम से कम मुझे घाटा ना। और ये करेक्ट। उसकी रियलिटी है। हम्म। अब उसमें जर्नलिस्ट काम कर रहा है, तो जो हम्म। पत्रकार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में या मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं, हम्म। वो मीडिया हाउसेस की प्रॉफिटेबिलिटी के हम्म। लिहाज से ही हम्म। अपना हम्म। समय तय कर सकते हैं। हम्म। जैसे आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैनल है, हम्म। उसने अपने कुछ रीजनल चैनल्स बंद किए। बल्कि हम। नेशनल चैनल्स के कुछ एंकर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर्स और बाकी अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को उन्होंने आज हटाया। हम्म। अब ये बार बार आता है। कई हम्म। चैनल्स हैं जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रिम ऑफ किया, लोगों को हटाया है। हम्म। चैनल चर्चा में आते हैं इसलिए हैं कि मीडिया के लोग ही उसमें काम कर रहे होते हैं, और मीडिया के होने के नाते वो खबरें कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर चलती रहती हैं। हम्म। लेकिन अगर दूसरे सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज बंद हो रही होती हैं या यूनिट्स हम्म। बंद हो रही होती हैं, तो आपको हम्म। नहीं पता चलता है। हम्म। ये एक बाजार है, और हमको यह बात माननी है कि बाजार का अपना एक अर्थशास्त्र है, चैनल का भी अपना एक अर्थशास्त्र है, वो उसी के मुताबिक चलेगा, चैरिटी नहीं है। और कोई भी आदमी घर से पैसा लगा करके हम आपकी हमारी नौकरी नहीं चला सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम अपना बेस्ट दें। जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप बहुत काबिल हैं और आप कंपनी के लिए एसेट हैं, आप लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपने आप को एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत रहेगी। अगर आप लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने नौकरी को, या नौकरी की जो जरूरतें हैं, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, कम्युनिकेशन के जरिए बदल रहे हैं, मीडियम बदल रहा है, अगर मैं उनको नहीं सीखता हूं, नहीं जानता हूं, तो जाहिर है कि मैं रिडंडेंट होता चला जाऊंगा। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर ये मीडिया बाजार है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, इसके पहले मैं आऊंगा, इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। पहले ये बताइए कि आपने अभी कहा कि आप बिहार से आए और अपने गांव से निकल के आए। अपनी जर्नी के बारे में थोड़े बताइए, और किस तरह से आप मीडिया में एंटर किए, किस तरीका से आप मीडिया में एंटर किए। और ये चूंकि आपकी जो जर्नी है, आपको मैं सुना था अपने आपके लॉन्च में, एंड रियली यू हैड टच माय हार्ट, एंड यू रियली वांटेड टू स्पीक समथिंग ग्रेटर वे टू टच द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। राइट। तो आप अपनी जर्नी को जरा बताइए कि किस तरह से आप वहां से आए, और आने के बाद आप में एक कवि भी छुपा हुआ है। मैंने देखा है कि आपने कविता भी लिखी है, कविता का संग्रह भी लिखा है। लेकिन बताइए अच्छी तरह से अपने जर्नी के बारे में, हाउ एग्जैक्टली यू केम एंड हाउ योर स्टोरी इज टचिंग द लाइफ ऑफ millions of the people who are dying to come into the mainline media, because आप IIMS से भी, आपको इन मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से करके आए। आप यूं ही नहीं कहीं पे बोल के आ गए, आप प्लान तरीका से मीडिया में आए। हाउ डिड यू, व्हाट मेड यू टू कम इन मीडिया, एंड हाउ डिड यू प्लान फॉर दैट? सो यंगस्टर कैसे प्लान करें अगर आना चाहते हैं तो? मुझे लगता है कि जिंदगी जो है ना, वो इत्तेफाकों का एक सिलसिला है। अरे और वाह। कहीं न कहीं कोई न कोई मोड़ ऐसा मिलता है जो आपको रास्ता दे देता है, आप चलते रहते हैं।
बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी मंजिल वो पाई जिसके लिए कभी उन्होंने मेहनत नहीं की, चाहा नहीं होगा, लेकिन जहां पहुंच गए उनको बाद में एहसास हुआ कि मुझे यहाँ आना चाहिए था। तो मैं इसी तरह की जमात का हिस्सा हूँ। एक बिहार का जिला है छपरा, वहाँ एक अच्छा। गांव है छोटा सा रामपुर। उस हाँ। गांव में हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, मिडिल स्कूल में पढ़ाई गांव की, के स्कूल में हाई स्कूल, हाँ गांव के स्कूल में छत भी। था? स्कूल के अंदर छत था? छत, एक स्कूल जो गांव के मंदिर का धर्मशाला हुआ करता था, ओह। धर्मशाला के भीतर ही हम लोग बोरा डाल करके नीचे ओह। पढ़ा ओह। ओह। करते थे। तो प्राइमरी वो भी स्कूल घर, वो भी घर से लेके जाते थे? घर से लेकर के जाते थे, तो ओ, कभी स्कूल चटाई चले, स्कूल चले, स्कूल चले, हाँ। फिर राइट। फिर हम मिडिल स्कूल में जाते थे कि मिडिल स्कूल में बेंच हुआ करती थी, तो हम जा जा करके देखा करते खिड़कियों से कि अगर हम पांचवी के बाद यहाँ आएंगे तो हाँ। हमको बेंच पे बैठने को मिलेगा। राइट। और फिर हाई स्कूल में तो वो खेतों से होकर के गांव तक जाना, गांव से होते हुए खेतों से होते हुए स्कूल तक जाना, वहीं फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, आसपास के गांवों में खेतों से होकर के जाना और छोटा सा खेत, चार पांच खेतों को मिलाकर के मैदान बना हुआ, उस मैदान में क्रिकेट खेलना। फिर वो ओह। बारिश हो रही है, झूमते हुए भीगते हुए आ जाना, फिर नहर में नहा लेना, घर पहुंच जाना। तो जिंदगी बहुत लगता था कि यही दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया होती नहीं होगी, और होती वाह। होगी तो पता नहीं। अच्छा, जब कपड़े नहीं होते तो नहर में कैसे नहाते थे? कपड़े होते थे, वही हम कपड़ा? हम क्या करते थे कि एक बार मेरे दादाजी ने, हमारे यहाँ नाड़ा पहनाते हैं हाँ तो पता है ना, हाँ, तागड़ी, तागड़ी, हाँ। हाँ। ताकि नजर ना लगे। तो उस नाड़े में ये जो मछलियों का जाल फेंका जाता है, उस जाल में हाँ। लोहे के दाने होते हैं ताकि हाँ। उसमें वजन है। तो उस हम्म। दाने को नाड़े में बांध हाँ। दिया जाता है ताकि अच्छा। आपको कहीं किसी की नजर ना लगे, आपकी सेहत अच्छा। ठीक है। तो हमारे ओके। यहाँ ये बट्टू की तरह है। तो हम्म। अब वो हम कपड़े तो खोल देते थे स्कूलों में, तो हाँ। पैंट भी खोल दी, शर्ट भी खोल दी, नहर में कूद गए, नहा लिए। दोपहर में एक दिन दादाजी ने कहा कि तुम लोग नहर में नहा रहे थे क्या? तो हमने कहा हाँ। कि नहीं। तो बाल पकड़े तो बाल तो सूखे हुए थे, हाँ। तो उस दिन हम बच गए। हाँ। दूसरे दिन हमको लगा कि यार दादाजी फिर पूछेंगे, तो हमने क्या किया कि नहाने के बाद अपने ऊपर धूल वूल डाल ली कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो स्कूल से, हम दादाजी ऐसे ही अब आ रहे हैं। फिर। तो दादाजी ने उस दिन कहा कि ठीक है तुम नाड़ा दो। हम्म। नाड़ा क्या था? तो अच्छा। उनको समझ में आ गया कि हम नहर में नहा करके आए हैं। हाँ। तो फिर हम बाद में नाड़ा भी खोल के नहाते थे कि ओ, जब चलिए, अब जो स्टोरी आप सुना रहे थे वहां से बताइए। नहर में नहा लिए, फिर? तो जिंदगी हमारी वैसी थी। अगर हवाई जहाज जाते थे तो हमको लगता था ये कहाँ जाते होंगे, कौन से लोग जाते होंगे, किस तरह के लोग होंगे, ये कहाँ से कहाँ जाते होंगे। गांव में तो एम्बेसडर गाड़ियां कभी कभार आया करती थी, या तो कोई बड़ा नेता आ गया, कोई बड़ा अफसर आ गया, तो एम्बेसडर कार से आया करता था। उस कार के पीछे हम दौड़ा करते थे, और हाँ। उसकी जो पेट्रोल का धुआं होता था उसको सूंघने के लिए हम बार बार रोड पे गिरा करते थे। हर कभी कभार, चूंकि ज्यादातर घर तो मिट्टी और खपड़ैल के हुआ करते थे जिनका ओहो। मकान ओहो। होता था, हाँ। तो बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से तब ईंटें आया करती थी। तो यस। ईंट उतर जाने के बाद हम वेट करते थे कि उतर जाए तो हम ट्रैक्टर पे या उस बैलगाड़ी पे सवार होकर के और वहां तक चले जाएं जहां तक गांव के बाहर का रास्ता है। तो जिंदगी कमोबेश वैसी ही रही। और वहां से निकले तो कॉलेज में आए, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। फिर हम पटना आए, हम्म। पटना से बीएचयू आए, हम्म। बीएचयू से एमसी आए। पटना में आपने किस चीज की पढ़ाई करी? पटना में हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और ओ, साइंस की। अच्छा, तब PIMT कुछ होता था, प्री मेडिकल, PMIT कुछ मेडिकल होता था? एडमिशन टेस्ट, ये मेटी हाँ, कहते हाँ, हाँ। हैं, एडमिशन टेस्ट। तो नीट नहीं होता था तब? हाँ। नीट नहीं था तब, वो बिहार हाँ। के लिए करता था। अच्छा। तो हाँ। और फिर उसके बाद मैंने पापा से कहा कि पापा ये पढ़ाई लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ और करना चाहिए, ये तो बहुत ओके। लंबा है और बहुत बैठ करके जिंदगी निकल जाएगी। मेरे पापा ने कभी रोका नहीं मुझे। तो फिर मैं बीएचयू आ गया, और बीएचयू में मैंने फिर अपने मुताबिक ग्रेजुएशन किया। और अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अब इत्तेफाक क्या होता है, मैंने क्यों कहा हाँ। आपको, यही समय शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास बीएचयू में मैं हॉस्टल से निकल रहा था, साइकिल लेकर चाय पीने के लिए जा रहा था। मेरा ओके। रूममेट था, हम दोनों निकल रहे थे। एक लड़का बगल के हॉस्टल का था, ग्रेजुएशन का था, वो फॉर्म लेकर के आया। ओके। कहा एक फॉर्म भर दीजिए, मेरा तो हाँ। रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपका आ गया है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। मैंने क्या है ये? तो ये आईएमसी का फॉर्म है। मैंने कहा अरे हाँ। यार, तो नहीं भरना है, हमको पत्रकार बनना ही नहीं है, हमको ओ। नहीं भरना। हाँ।
उसने कहा कि अच्छा नहीं भरना है, कोई बात नहीं है। उसने दरवाजा के दोनों पल्लों के बीच में जगह थी, उससे मेरे कमरे के अंदर फॉर्म को फेंक दिया। बोला कि मैं कल सुबह आऊंगा, आप इसको भर के हाँ रखिएगा। धनंजय उसका नाम हाँ है। उसके बाद हाँ का पता नहीं मुझे, लेकिन आज भी मैं उसको याद करता हूँ कि धनंजय ने आके फॉर्म फेंका था। हाँ और सुबह आकर के मुझसे भरवा करके जा करके और खुद ही उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया था। हाँ 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 फिर मैंने एग्जाम दिया और मैं आईएमसी में आ गया। आईएमसी के हाँ बाद फिर मैं जी में मेरी नौकरी हुई, और फिर सिलसिला आज तक में आ गया। आज तक का फिर मैं संपादक बन गया। फिर इंडिया न्यूज में आ गया। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि इत्तेफाक है कि मैं आता चला गया, और जिंदगी ने मेरे पास गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी कि मैं कुछ और करने के लिए फाइनेंशियली उतना लिबर्टी अपने पास रख सकूं। तो ओह जिंदगी ने इस तरह से मेरे दोनों तरफ अपने अपने किनारे डाल रखे थे कि उनके बीच मुझे चलना एंकर था। हाँ हाँ और मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी थी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पैसे की जरूरतों को मीट आउट करना है, मुझे मेरा नाम करना है। मैं जिस लायक हूँ, मैं अपने बारे में जो राय रखता हूँ, उस मकाम तक मुझे पहुंचना है। तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत रातें जगा हूँ, बॉसेस की बहुत गालियां सुनी हैं। रात रात भर हमने लॉग शीट, पहले हम जब आते थे तो हाई बीटा टेप हुआ करते, हाई बैंड टेप हुआ करते थे। हाँ अब हाँ हाई, हाँ 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 उनकी लॉगिंग बहुत टॉर्चर्स हुआ करती थी। यानी कि शूट हो गया, लेकिन आपको लिखना है कि किस टीसी पर क्या है। राइट बीटा टेप आ गए तो थोड़ी आसानी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो चिप्स आने लगी। तो जिंदगी बहुत हद तक, अब तो टेलीविजन की दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते में सिर्फ हमने वो किया है जो हमारे सामने आज की तारीख में करना जरूरी था। आज को हमने पूरी ताकत से जिया। आज मेरे सामने जो टास्क है, उस टास्क को मुझे पूरी ईमानदारी से और अपने अपने कॉम्पिटेंस के मुताबिक पूरा करना है। कल क्या होगा इसका हमने नहीं सोचा, और मुझे लगता है कि इसी आधार पे हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं हमेशा पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर राजकुमार साहब को, अमिताभ या धर्मेंद्र साहब को रास आ गई होती फिल्म जंजीर कि हाँ मैं किरदार मुझे पसंद है, उन दोनों ने ना नहीं कही होती, तो अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेरा कॉल नहीं जाता, और प्रकाश मेरा कॉल नहीं जाता तो जंजीर नहीं मिलती, और इलाहाबाद बोरिया बिस्तर समेट करके आ गए होते। अगर रफी साहब नहीं गए होते हज पर, तो किशोर दा को आराधना नहीं मिली होती, और किशोर दा इतने बड़े सिंगर नहीं हुए होते। तो इत्तेफाक जो होते हैं जिंदगी में, आपकी खातिर कुछ तय करके आते हैं, आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं, मकाम या मंजिल आपको मिलने लगती है। राणा सर, एक सबसे बड़ी चीज है, आप कहते हैं कि प्रारब्ध जिंदगी में बहुत बड़ा खेल खेलता है, लिखा हुआ है, तभी कोई किस तभी आपको कोई काम मिलता है। ये मैं तो नहीं कहता हूं कि बहुत हद तक लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैं नहीं मानता हूं। आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास, हमारे कर्म तीन हिस्सों में आते हैं। हम्म एक है जो हम कर रहे हैं, हम्म जिसको हम कहते हैं क्रियमान है। हम्म तो हमारा बचा हुआ है, हम्म जो संचित हम्म है। एक तो पिछले जन्म से आ रहा है, जो प्रारब्ध है। प्रारब्ध है हाँ। हम जब जन्म लेते हैं तो लोग कहते हैं कि पिछला हमारा है, प्रारब्ध है, हमारा चल रहा है, हम्म क्रियमान। लेकिन आप हम्म देखो तो ये कर्म है। हम्म भारत का जो सनातन है या सनातन का दर्शन है, मैं षड दर्शनों की बात करता हूँ, सभी छह दर्शन, हाँ, बिल्कुल छह बिल्कुल। दर्शन भी हैं, वो कर्म फलवाद जो हमारा सिद्धांत रहा, वेद कहते हैं कि आप कर्म करेंगे तभी आप फल की उम्मीद कर सकते हैं। गीता ये कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम्म आप काम करना, कर्म करना आपकी हम्म प्राथमिकता है, और आपका हम्म दायित्व है, ये आपका फर्ज हम्म है। हम्म आपको ये करना चाहिए। मुझे लगता हम्म है कि बिना किए नहीं मिलता है। हाँ ये है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो उस समय शायद आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो नहीं चाहा हुआ आपका एक रास्ता देता है, और आगे वो अपनी चाहत में बदलता चला जाता है। और फिर आपको लगता है कि नहीं, ये शायद मेरे लिए ही था, और मैं यहाँ आ गया। See, आपकी चूंकि जो कह रहे हो अनुभव है, सबसे बड़ी चीज जो आपके मुंह से जब बातें आ रही हैं तो इट इज एन एक्सपीरियंस व्हाट यू आर शेयरिंग, सो इट्स नॉट लाइक ए बाबा डायलॉग, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपकी बात से इस निचोड़ पे मैं निकला हूं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। ये सोचोगे कि सारे लाइट
जब ग्रीन होंगे तो मैं सड़क पे आऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। करेंगे तो आज नहीं तो कल उस कर्म का फल मिलेगा, और अच्छा मिलेगा अगर नियत अच्छी रही तो। छोटी सी सवाल मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सर, ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बट लेट मी आस्क यू बिकॉज़ यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यशवंत सर के बारे में बता दूं कि इतने ग्लोरियस करियर और इतने पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने के बाद नाउ ही हैज गिवन अप हिज करियर एज ए मैनेजिंग एडिटर, एंड इनको लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से यूट्यूब चैनल के थ्रू। सर, आपका ये यूट्यूब चैनल क्या है, और क्यों लोगों को ये सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए? बतौर संपादक लंबा अरसा हो गया, आज तक में भी मेरी भूमिका संपादक की रही, इंडिया न्यूज में जी। भूमिका संपादक की रही। संपादक के साथ एक बड़ी मुसीबत ये है कि वो हम्म। करता हुआ तो सब लगता है, लेकिन उसके हम्म। पास अपने लिए बहुत कम समय होता है। हम्म। अगर वो खुद कुछ करना चाहे तो उसके हम्म। पास इस बात की गुंजाइश हम्म। बहुत कम होती है। हम्म। वो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो प्लान करता है, एग्जीक्यूशन के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। वो दरअसल एक ऐसा कैप्टन है जो टीम की स्ट्रैटेजी तय करता है, हर खिलाड़ी के लिए उसका जॉब तय करता है। टीम के जीतने के लिए जो फॉर्मेट जरूरी है, जो कॉम्बिनेशन जरूरी है, जो स्ट्रैटेजी जरूरी है, वो तैयार करता है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचता है। मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। और बतौर संपादक खबरों की जो दुनिया है चैनलों की, उसमें एक रेस है, क्योंकि हम ईमानदारी से यह मानते हैं कि हम न्यूज बिजनेस में हैं। तो न्यूज और बिजनेस, ये दोनों चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी और दोनों का एक संतुलन बना करके आपको चलना होगा। देश की आज की तारीख में जो स्टोरीज हैं, जरूरतें हैं, आप खबरों को लगातार बदलते हैं। आपने 2 घंटे पहले जो सोचा है, जरूरी नहीं है कि 2 घंटे बाद वो खबर ही रह जाए या आपको उसी प्लानिंग के मुताबिक चलने के लिए कहा जाए। वो संपादक बदल देगा, किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि खबर बदल सकती है, देश बहुत बड़ा है। उसमें बहुत जरूरी चीजें छूटती रहती। और मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, वो उसको मैं हाशिए पर रख करके और मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ चल रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारियों ने, मैं जो कुछ कर सकता हूँ उनको थोड़ा सा अलग रख दिया। और वो जो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जिस लायक हूँ, मुझे जो करना चाहिए, यह जो फीलिंग रही मेरे भीतर, उसने धीरे धीरे मेरे ऊपर अपने आप को हावी करना शुरू किया। मुझे लगा कि संपादक की भूमिका बहुत हो गई है। आपको वो करना चाहिए जो आप महसूस करते हैं। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जैसे खाने के चलते आदमी उतना बीमार नहीं होता है, वो बात जो आपको भीतर भीतर खाती चली जाती है, उसके चलते आप होते हैं। तो ये भीतर भीतर खाती हुई बात जो है, वो आपको बहुत परेशान करती है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस परेशानी से, इस बीमारी से बाहर आना चाहिए और मैं जो कुछ कर सकता हूँ, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज ही एक बड़ी रिपोर्ट आई, इसका जिक्र कहीं आप नहीं देखेंगे। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में 32 जिले ऐसे हैं जहां का पानी या तो आर्सेनिक से भरा हुआ है, या जी। इस तरह के दूसरे जो जो खतरनाक केमिकल्स हैं उनसे है। अब इस तरह का पानी बिहार के 13 करोड़ लोगों में से ज्यादातर 80% लोग पी रहे हैं। तो जाहिर है कैंसर, कैंसर जैसी बीमारियां वहां घर करेंगी। पीने के पानी का संकट, और पानी का संकट वैसे भी दुनिया और भारत के सामने बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हम उस खतरे को महसूस नहीं करते हैं। और जो भीड़ है खबरों की, उसमें वो महसूस करने नहीं देती, क्योंकि वो लड़ाई ही दूसरी है। वो अजीब तरह की लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में जो बड़ा खतरा है, जैसे मैं दूध की बात करता हूँ। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक से बनने वाले दूध का प्रोडक्शन भी होता है। दूध जो आपकी जरूरत से ज्यादा, प्रोडक्शन से ज्यादा कंजम्पशन है। एग्जैक्टली, डिमांड आपकी ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होने चलते कॉस्मेटिक के दूध का बाजार बहुत बड़ा हो गया है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये दूध कैसे बन रहा है, लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बातों पर आप नहीं जा पाते हैं। पानी का संकट है, जैसे आज किसी आदमी ने मुझे फोन किया, हॉस्पिटल्स
सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा फैसला है, एक आरटीआई है, आरटीआई कहती है कि जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो अपने यहाँ दवा लेने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। आप बाहर की दवा नहीं ले सकते, इंजेक्शन नहीं ले ले सकते। सकते, जो हाँ। प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वही लेंगे आप। और वो बाहर जो रेट होगा उस दवा का, उससे कहीं ज्यादा होता है। हर निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने लिए एमआरपी कंपनी को बोलता है कि आप इतना करके दो। तो इंसान फंसा हुआ है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे एक दवा इस अस्पताल में 440 की मिलेगी, और बाहर में जाऊंगा तो जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है उसके यहाँ 280 की मिलेगी। ये कैसी व्यवस्था है? मेरे साथ आप दो तरह के पैमाने रखे हुए हैं, तो आपने मुझे बंधक बना रखा है। पेशेंट चार्टर इस देश में कानून है, और पेशेंट चार्टर के मुताबिक हर अस्पताल के पास ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अस्पताल पेशेंट और उसके तीमारदार को बताए कि उसका जो इलाज चल रहा है वो किस ट्रैक पे है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप पहले उसकी परमिशन लेंगे। आपका जो कॉस्ट टोटल बनता है उसके बारे में आप बताएंगे। आप किसी भी डेड बॉडी को, अगर खुदा न खास्ते मरीज की मौत हो जाती है, तो पैसे के चलते आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सब होता है। अस्पताल की चंगुल में जो इंसान आकर के फंस गया होता है, उसके बाद वो अजगर की पाश की तरह वो छटपटाता तो रहता है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है। स्कूलों का हाल देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश में स्कूलों का हाल कितना बुरा है। आपका भविष्य जहां से तैयार होता है, उसको तैयार करने की जो प्रयोगशालाएं हैं, या जो उसकी बुनियाद जहां हम खड़ा करते हैं, वो इतने लचर हैं, इतने खराब हो चुके हैं। शिक्षा मित्रों के नाम पर जिन लोगों की नौकरियां लगी या जिन लोगों को नौकरी दी गई है, वो क्या पढ़ाते हैं? तो देश जो है वो जिस बुनियादी सवाल के सामने खड़ा है, उन सवालों की वहां पूछ परख नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि चैनलों के पास दूसरे तरह की लड़ाई, वो टीआरपी की लड़ाई है। मार्केट में आपको रेवेन्यू जनरेशन के लिए टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए आप यहाँ व्यूअर। पे यहाँ पे एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा, आप कंटिन्यू रखेंगे इसमें। मुझे ऐसा ये फील हुआ आपकी बातों से कि जो आपका यूट्यूब चैनल है, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां और साथ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं, जिसे जूझ रहे हैं, उनकी समाधान के बारे में आप आवाज उठाते हैं। और उनकी समाधान आवाज ही उठा सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि हम सबको फंड नहीं कर सकते। जिन जिन मामलों को लेकर के बहुत हद तक एक नेरेटिव तैयार किया जा रहा है, तो हम्म। या तो इधर का है या उधर का है, लेकिन जो हम्म। फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख करके बताऊं। अभी हाल ही में दो एपिसोड मेरे थे। एक की सरकार जो पिछली थी, उस हम्म। सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो सीएजी की हम्म। रिपोर्ट क्या कहती है? स्कूलों के बारे में, जो स्कूलों में भ्रष्टाचार है, हम्म। वहां शौचालय जो बनाए गए उनके बारे में, जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके बारे में, दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो उसकी रिपोर्ट है, वो तमाम रिपोर्ट सीएजी की रहे। मेरी कोई अपनी राय है ही नहीं। देश में अलग अलग राज्य सरकारें यहाँ जो। पे एक सेकंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, सी आई एम एब्सोल्युटली न्यूट्रल। ऐसा नहीं हो सकता कि सीएजी की रिपोर्ट ही को मैन्युफैक्चर कर दिया जाए? अब संस्थाओं पर अगर हम भरोसा नहीं करेंगे, हम कहें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हैं, हम कहें पंद्रह कि पंद्रह पंद्रह करोड़ रुपया अभी जज के पास जमा हुआ मिला। अब सिस्टम में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम के जरिए ही चलना नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, अगर विनोद राय ने एक हम्म। रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर विनोद राय बाद में कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, हो सकता है। तो अब आप जब रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ अपनी फाइंडिंग्स होती हैं, उन फाइंडिंग्स के फाइन। आधार पर कंक्लूजन आप लेते हैं। कंक्लूजन जो है वो एक ओपिनियन तैयार करता है, नैरेटिव तैयार कर देता है। पॉलिटिकली वो एक नैरेटिव में कन्वर्ट हो जाता है कि ये करप्ट सरकार है। तो कहो राणा तो सर, एक बचा। आता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता ज्यादा, एक छोटी सी सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जरूर बताइएगा। चूंकि आपने कई बार कहा कि बिजनेस, न्यूज एक बिजनेस है, राइट? न्यूज बिजनेस है, चूंकि आप खुल के बोल रहे हैं तो मैं खुल के पूछ रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीजें नहीं पूछूंगा, ये खुल के पूछ रहा हूँ। न्यूज एक बिजनेस है, तो आप एडिटर को, मैनेजिंग एडिटर को बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। तो जब मैनेजिंग एडिटर को बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो वहां पे सुधीर चौधरी बन के लोग निकलते हैं। आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? ये किस तरह से दो चीजों को डाला गया? एक मैनेजिंग एडिटर जो न्यूज को निष्पक्ष दिखाने पे है, उसी को आप बिजनेस की भार संभालेंगे, तो सुधीर चौधरी पक्का बन के निकलेंगे। उसमें सुधीर चौधरी की दोस्त क्या है? दो चीजें हैं इसमें। हाँ।
ये बहुत अच्छा सवाल आपका, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ जब आप न्यूज बिजनेस कहते हैं, इसका मतलब हाँ, ये है कि न्यूज का धंधा कर रहे हैं आप। धंधा कर रहा है, बिल्कुल धंधा कर आप मैं वो अलग मामला है। न्यूज का रहा है। हाँ धंधा नहीं कर रहे। आप न्यूज इंडस्ट्री में खबर को लेकर के अपनी साख इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री जो है, जो कॉरपोरेट्स हैं, अब जी। कहाँ से पैसा आता है आप ये देखिए। हमारे हाँ, यहाँ जो रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है जैसे यूरोप में। सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है। हाँ, रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो एडवर्टाइजमेंट। राणा यशवंत को सीएनएन देखना है, बीबीसी देखना है, तो उन्होंने $10 दे दिया और वो देख रहे हैं। हम्म, तो 1 लाख लोगों ने दे दिया एक $10, तो आपने $10 लाख ले लिए और आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। हमारे यहाँ रेवेन्यू जो आता है वो एडवर्टाइजमेंट। कॉर्पोरेट से आता है, एडवर्टीजमेंट बेस्ड है। और कॉर्पोरेट का रेवेन्यू कैसे तय होता है? वो टीआरपी से तय होता है। हम्म, टाइम एक एजेंसी है आज की तारीख में जो टीआरपी देती है। टाइम का, और जो विज्ञापन लेने वाली एजेंसियां होती हैं, हम्म, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम्म, तो ब्रॉडकास्टर, विज्ञापन देने वाली एजेंसियां, टाइम जो रेटिंग एजेंसी है, हम्म, इन सबका स्टेक होता है टाइम के भीतर। हम्म, अगर आपकी रेटिंग ठीक है तो हम्म, कॉर्पोरेट आपको विज्ञापन का रेट ज्यादा देगा, हम्म, सरकारें आपको रेट ज्यादा देंगी। रेटिंग कैसे ठीक होगी? जब आपका हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा, हम्म, ज्यादा लोग देखेंगे, तो हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 32-35 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। हम्म, आपके पास मैन पावर बहुत बढ़िया हम्म, होना चाहिए ताकि आप कंटेंट जनरेट कर पाए। टेक्नोलॉजी आपकी उम्दा होनी चाहिए ताकि हम्म, आप स्पीड को मैच कर पाए इंडस्ट्री के हम्म, साथ या टाइम के साथ। तो हम्म, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, मैन पावर में इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट, ये सारा इन्वेस्टमेंट एक आदमी लगातार करता चलता है तो जाहिर है हम्म। कि तो रेवेन्यू के शक्ल में वापसी चाहिए, तभी तो चैनल चलेगा। लेकिन सर, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैं से, मैं वही आ रहा हूँ। हाँ लेकिन वही। न्यूज न्यूज के लिए चैनल चल रहा है, हम्म, न्यूज बेचने के लिए नहीं चल रहा है। हम्म, न्यूज अब देश जो, हम ये तो नहीं है ना कि आप मैंने आप मेरे आपके बीच में एक सौदा हो गया और हम्म, आपने कहा कि ये मेरा एक सामान है, मैं बीस हम्म। रुपए में आपको देना चाहता हूँ, मैंने कहा कि 18 रुपए में दे दिया और मैंने आपसे खरीद लिया। यह पूरा देश देख रहा है और देश तय करता है कि कौन सी खबर उसको पसंद आ रही है, कौन सी खबर पसंद नहीं आ रही है। संपादक तो व्यूअर है। यानी कि आप खबर में अपना ब्रेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस देश की जरूरत या पसंद के मुताबिक खबर कहाँ लेकर के आते हैं ताकि आपको नंबर बेहतर मिलता है, ये आपकी काबिलियत है। और मैंने कहा कि काबिलियत के साथ साथ जो बुनियादी चीजें हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, मैन पावर आपका क्या है, टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, कैसी है, ये सारी राणा चीज सर, सरकार के तौर राणा पर। सर, जो आप जितना चीज बता रहे हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत सही है। और चूंकि आप आइडियलिस्टिक सही हैं, और मैं आपकी थॉट की बड़ी इज्जत करता हूं, खास करके जब आप उस दुनिया को छोड़ चुके हैं फिर भी आप उसके लिए इतनी पॉजिटिव बोल रहे हैं। बट मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुधीर चौधरी के केस में यही तो था कि आप मुझे इतना दो तो इतना चीजें होंगी। चूंकि ही हैड अ प्रेशर कि आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है, आपको रेवेन्यू लेके आना है। तो ये जब आप एक मैनेजिंग एडिटर को जब बिजनेस रेवेन्यू का भी हेड बनाएंगे तो इस तरह की चीजें होंगी, फिर पार्शलिटी होंगी, फिर निष्पक्षता की आशा करना मुझे लगता है बेमानी है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, संपादकों के पास जिम्मेदारी रेवेन्यू की उतनी नहीं होती है, उसके लिए सेल्स टीम है। अब किसी एक खास केस को आपने उठाया है, जिस तरीके से संपादक कभी भी जाकर के अपनी बिजनेस की बात नहीं करता है। जितने भी संपादक आप मिलेंगे, उनके पास सेल्स की एक बड़ी टीम होती है, उनके सीईओ होते हैं और वो रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होते हैं। संपादक काम ये है कि वो कंटेंट और टीआरपी का ठेका ले। तो टीआरपी कंटेंट है। एक केस है सुधीर का, सुधीर ने उस पर कई दफा अलग अलग मंचों से सफाई दी है और उसके बारे में उन्होंने विस्तार से कहा भी है कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमने क्या किया था। और चूंकि उस मामले को मैं बहुत अंदर से जाकर के नहीं देखता जानता हूं, तो मैं हाँ, बहुत खुल करके या बहुत विस्तार से उस बारे में बताने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूं। सुधीर सुधीर सर देखिए, सॉरी राणा सर, सुधीर सर से मेरी हमदर्दी है। हमदर्दी वर्ड मैं अभी डिलीट करवाऊंगा। सुधीर सर के बारे में मेरे पास निगेटिव फीलिंग नहीं है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। जो आप कह रहे हैं कि आज के दिन में मार्केटिंग टीम है, सेल्स का टीम है। आज एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बिजनेस चैनल है, मैक्सिमम जो बिजनेस चैनल है इज कंट्रोल बाय द कॉर्पोरेट? आप आज तक की बात करें, नाउ मेजोरिटी कंट्रोल विद द विथ आदित्य बिरला ग्रुप। आज अगर आप इंडिया टीवी की बात करें तो वन जर्नलिस्ट इज रनिंग, इट्स ओके फाइन। आप बाकी के जो चैनल आप उठा के देखें इज कंट्रोल बाय द रिलायंस।
तो आज के दिन में मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? कॉर्पोरेट। इनफैक्ट आई नो द फाइट कि जेएसपीएल ने अपना चैनल सिर्फ इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो मीडिया फाइट मीडिया से कर सके, और उसका खामियाजा जी न्यूज को हुआ, हमार को भी जो उन्होंने खरीदा था, बाकी फोकस को उन्होंने खरीदा था। द फैक्ट इज दैट कि जो सच्चाई ये है कि एक जर्नलिस्ट को जो निष्पक्ष होना चाहिए, वो जर्नलिस्ट या जो जर्नलिज्म की चीज है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस रहा है। और वो ट्रैप में फंस रहा है तो जस्टिस नहीं हो पा रही न्यूज से, तो पार्शियलिटी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट। आप एक मैं छोटी सी बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एनडीटीवी है, ठीक है। यू मस्ट बी नो, एक क्या थे जो एनडीटीवी में थे, क्या था, रमीश रमीश सर ना, रवीश। क्या नाम, रवि सर थे। क्या हुआ जब वो अडानी के पास गया, जब वो दूसरे एक कंपनी के पास गया, तो ही रिजाइन, ही हैड टू रिजाइन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अभी हम जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक जर्नलिस्ट इम्पार्शियल होता है, या जो चीजें होती हैं, या फेवरेटिज्म नहीं होता, तो ये मुझे थोड़ा सा दिखने में लग नहीं रहा है। मैं आता हूँ, ठीक है। हम्म, आपकी हम्म, बात अपने ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले भी कहा कि ये न्यूज़ बिजनेस है, और न्यूज़ हाँ बिजनेस हाँ भी, हाँ। यानी कि जो आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो हाँ घाटे में नहीं चलाएगा, चैरिटी नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम प्राइवेट चैनल, कुछ केसेस में आपकी बात से सहमत, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब मैं न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जो बाकी जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो सर्व किए जाएं और मैं प्रोटेक्टेड महसूस करूं। ये कुछ केसेस में हो सकता है, हम्म, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन कम से कम प्राइवेट चैनलों में आप देखेंगे वो सरकार के खिलाफ भी खड़ा होकर के बोलते हैं, या फिर जहां कहीं भी इनको लगता है कि नहीं ये पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है बोलना, वहां बोलते हैं। जिन चैनलों ने सरकार के पक्ष में लगातार अपनी बात रखी, उन चैनलों ने किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा होकर के आवाज मिलाई। जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है वहां वो चैनल खड़ा होते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या मैं ये कह दूं कि सरकारी जो चैनल होगा या ब्रॉडकास्टर है वो देश के लिए मुनासिब है? कम से कम प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के साथ ये गुंजाइश है कि वो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोल सकता है। वहां जो पत्रकार जर्नलिस्ट हैं उनके पास इतनी कुव्वत आप पाएंगे। लेकिन जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है, मैंने कभी नहीं महसूस किया कि सरकारी ब्रॉडकास्टर सरकार की लगाम से बाहर जा करके अपनी बात कर सकें। दो चीजें, दुनिया में सबसे जो पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है अमेरिका, मैं वही लेके चलता हूँ। अमेरिका में दो चैनल, एक फॉक्स न्यूज है, फॉक्स हाँ, न्यूज वही और वही मैं बोलने वाला था। हाँ हाँ। अब फॉक्स न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन हम्म, दोनों को माना जाता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के पिट्ठू हैं, या हाँ। रिपब्लिकन पार्टी के लिए लगातार अपनी अपना कैंपेन चलाते रहते हैं। सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स, हम्म, इन दोनों के बारे में लगातार ये राय रही है कि ये दोनों जो हैं ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के हैं और डेमोक्रेट्स के साथ इनका हम्म, एसोसिएशन रहता हम्म, है। आप देखेंगे कि ट्रंप ने जितनी ज्यादा अपनी शिकायतें हैं वो सीएनएन की रिपोर्टिंग और न्यूयॉर्क हम्म, टाइम्स के खिलाफ भी अपनी बात रखी है। हम्म, कि बहुत सारे सर्वेज में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग रिपब्लिकन टेस्ट के हैं, ओरिएंटेशन के हैं, उनके लिए अनबायस्ड है फॉक्स न्यूज, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्योंकि वो उनकी बात कह रहा है, हम्म, उनकी बात पसंद उनको आ रही है, क्योंकि वो हम्म, राइट विंगर्स हैं। हम्म, राइट विंगर्स के लिए फॉक्स न्यूज पसंद आ रहा है। जैसे टकर कार्लसन, टकर हम्म, कार्लसन फॉक्स न्यूज के और अमेरिका के सबसे बड़े एंकर रहे। पिछले साल से उन्होंने फॉक्स छोड़ा है, लेकिन अपना सोशल मीडिया पर उनके अपने कंटेंट आते हैं और उसको भी पसंद करने वाले लोगों की बड़ी जमात है। अमेरिका के हम्म, मोस्ट पॉपुलर राइट हम्म, विंगर, ओरिएंटेशन हम्म, राइट। तो हम्म, बहुत संभव है कि एक पत्रकार जिसको लगता है कि आज की तारीख में देश को बेहतर हालत में रखने या बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए जो मौजूदा सांसद साधन संसाधन है उस लिहाज से फ्ला पार्टी सही है, उसको लगता है। तो हो सकता है कि वो अपनी राय रख रहा हो, या हो सकता है कि वो पत्रकार जिनको लगता है कि नहीं जो सत्ता में पार्टी है इससे बेहतर तो दूसरी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के हक में वो अपनी बात रख रहा है। हम्म। भारत में भी रवीश हैं या अजीत अंजुम है या पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, विशाल शर्मा है, दीपक शर्मा है, ये सारे लोग सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बात रखते हैं। और एक सेकंड, एक सेकंड, आप फिर से बोलिएगा, जैसे यहाँ लेके आ रहा हूँ, बस बोलिएगा, आप कंटिन्यू रखिएगा, दिमाग में रखिए। ये जितने नाम लिए, चाहे रवि सर हो गए, चाहे प्रसून वाजपेयी सर हो गए, चाहे दूसरे आपने नाम लिए, ये तो लिख के बैठे हैं कि सरकार के अगेंस्ट में, तो ये कौन सी पत्रकारिता है? यही मैं आ रहा हाँ। हूँ।
आप ये एक तरह का बिजनेस है कि नहीं है? हाँ यह भी, जो मैं आपको घुमा के वहीं आ रहा हूं कि हाँ एक आदमी जब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक हाँ स्टैंड लेकर खड़ा हो जाता है, वह हाँ, भी बिजनेस है। मैं हम्म, आपसे यही कह रहा हूं कि वो जब भी आप बिजनेस है। 24 घंटे सरकार के खिलाफ ही डंडा लेके खड़े हैं, वो तो भी कुछ एक बिजनेस है। कर रहे हैं, वो भी आप भी बिजनेस है। डंडा लेकर के चल रहे हैं। लेकिन राइट। आप कहते हैं कि सरकार के खिलाफ मैं हूं तो मेरी हिम्मत की दाद है, पत्रकारिता का झंडा लेकर के मैं चल रहा हूं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये नहीं है। नहीं है। सच्चाई है कि आप अपने धंधे को बनाए रखने के लिए, अपनी जेब को हर महीने मोटी करते रहने के लिए आप यहाँ खड़े हैं। यहाँ खड़े हैं। लेकिन आपको वो कुछ भी भी एक धंधा है। आप कुछ भी कहो, आप निगेटिव बोलेंगे। अच्छा नहीं लगता है, हाँ आपको सिर्फ खराब खराब ही अच्छा लगता है, तो हाँ भी एक एजेंडे के साथ चल रहे हैं और आपको भी समझना आसान है। ठीक वैसे ही जो लोग लगातार सरकार के पक्ष में कहते चले जाते हैं सरकार 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 सरकार, तो जाहिर है उनको आप कहते हैं कि ये गोदी वाले हैं। कि गोदी मीडिया है। हाँ हाँ। तो जो सरकार के खिलाफ 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 चल रहे हैं, वो वो भी भी तो कुछ है। है। मैं हाँ मैं तो यही कह रहा हूं ना कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जिस तरीके से एक चैनल का प्रोमोटर अपने हाँ चैनल को चलाने के लिए वो चाहता है कि उसका बिजनेस भी बना रहे, हाँ। आप अपनी एक इमेज बना करके खड़ा हो गए हैं और इस इमेज के साथ आपने अपना एजेंडा जोड़ दिया है। हाँ आपकी इमेज एजेंडे के साथ चल रही है और ये दोनों मिलकर के आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, आपको हाँ व्यूज दे रहे हैं, और आपने अपने आप को झंडा पकड़ के कहा है कि हम तो बड़े हाँ पत्रकार हो गए हैं और हमारी सुनी जानी चाहिए, हमारा नाम इतिहास में लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए? आपने हाँ। क्यों ने क्या किया क्या? जो बेहतर वो है गोदी मीडिया है तो आप वो गोदी मीडिया, तो आप भी तो कुछ है। ये अलग तरह से कई नाम हैं। अच्छा तो सर, एक बात बताइए। जो लोग सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो न्यूज चैनल के डेड अगेंस्ट होते हैं, ऐसा क्यों? क्या होता है, आप जितने लोगों को देखेंगे या तो वो चैनलों से निकले हाँ हैं, हाँ निकाले हैं, या चैनलों में उनको जगह नहीं मिली है। हाँ। प्रिंट मीडिया भी अपनी जगह रखता है, उसकी अपनी अच्छा। ताकत है। हाँ। अब मैंने अपने करियर के 28 साल लगातार बिना छुट्टी अगर गंवाए हैं, वहां लगाए हैं, खपाए हैं, तो जाहिर छुपाए। लेकर के मेरी अपनी एक इज्जत है, क्योंकि उसकी अपनी एक अहमियत है। आज अगर देश में बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई दंगा हम्म, हो जाता है, कोई बड़ी हम्म, खबर हो जाती है, हम्म। इलेक्शन है, बजट है, आप सीधा टीवी पर जाते हैं। हाँ आप बिल्कुल। क्लिक नहीं करेंगे मोबाइल पर कि यहाँ फलां आदमी ने क्या हम्म, लिखा है। हम्म, तो टीवी की अपनी ताकत है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, आपको उसको पहचानना होगा। लेकिन टीवी जो है वो रद्द हो गया, अखबार तो टीवी के से रद्द नहीं हुआ। कहा गया कि टीवी आ गया है तो अखबार रद्द हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। आज की तारीख में उन्होंने क्या किया, अपनी शर्त बदल दी, हम्म, आप डिजिटलाइज हो गए। हम्म, लेकिन दौर के मुताबिक हमारी जरूरत क्या है, न्यूज। हम्म, और न्यूज के लिए कल अखबार आ रहे थे, अब मेरे हम्म। मोबाइल पर आपका हाँ पोर्ट, मोबाइल पे आ गया। हाँ 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 हाँ। कई लोगों के ऐप आ गए हैं, तो आपने हम्म, एक अच्छे रास्ते से मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और कामयाबी से आप हम्म, पहुंच गए हैं। लेकिन हम्म, आप कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, न्यूज लेकर के आ रहे हैं। हम्म, अब ये है कि न्यूज क्या, एक व्हाट्सएप इंसिटी है, यह हम्म। भी अपने आप में है। एजेंडाधारी भी व्हाट्सएप इंसिटी से कम खतरनाक नहीं है। आप हाँ हाँ अपना, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम्म, मैंने कल क्या कहा, कुणाल कामरा के उस हम्म, बयान को या उस पैरोडी को लेकर के मैंने कल टिप्पणी के अपना शो किया कि एक हम्म, आदमी हम्म, आज की तारीख में वो उप मुख्यमंत्री है, एक हम्म, पार्टी के भीतर रहते हुए पार्टी के सांसदों की कुल संख्या का 80%, विधायकों की कुल संख्या का 80%, और संगठन के भीतर जितने भी लोग अलग पदाधिकारी थे उनका हम्म। 80% लेकर के चल रहा है, तो वो गलत है, वो गद्दार है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोगों को एक साथ लेकर के उनकी अगुवाई करना और एक परिवार विशेष के खिलाफ खड़ा होना, क्या क्या ये गलत, गद्दारी है? क्या ये सही है? तो मैंने कहा कि सामंती मानसिकता को ये पोसने वाला, पालने वाला बयान है या पैरोडी है, ये दिमाग जो है वो सही तरीके से नहीं लगाया गया है और ये गलत है। अब आ गए आप, हजारों लोग आ गए कि आप तो वही निकल गए, आप तो गोदी वाले निकल गए। कम से कम अपना दिमाग तो लगाइए आप। कोई भी आदमी जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहीं गलत है तो आपको वहां खड़ा होकर के बताना चाहिए कि ये गलत है। इन सब लोगों के खूंटे से बंधे लोग अगर जीवन भर अपना चाकरी करते हुए खपा दें तो वो सही है, अगर वहां बहुमत को लेकर के और उनके एजेंडा के खिलाफ खड़ा हो तो गलत है। ये कैसे हो सकता है?
राणा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने बिल्कुल यही कहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो बोलिएगा, आप बोलिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा। एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से चीजें हों कि अपना उद्देश्य देख के बोलना है, तो लोगों का विश्वास जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट दोनों में उठ जाएगा? उठा हुआ है। ये क्या बात है, उठा हुआ? आप देखेंगे कि कुछ लोगों के कंटेंट का वेट किया जाता है और आते घंटों में मिलियन चले जाते हैं। हाँ, उनकी मजबूरी ये है कि जो कुछ भी बोलते रहे हैं और हाँ, जो कुछ भी वो कहते रहे हैं, जिस लाइन हाँ, पे, उस लाइन से रत्ती भर भी हटेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। ओके। नुकसान का खामियाजा उठा नहीं सकते हैं, इसलिए वो लाइन पे चल रहे हैं। वो भी कोल्हू के बैल हो चुके हैं। ओ, अगर आप कहते हैं कि वो गोदी मीडिया वाले लोग हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए लगातार हम्म, सरकार की तारीफ में बैठे हुए हैं, तो हम्म। आप भी एक मीडिया हैं, चाहे आप वो लिब्रांडो हाँ, कहे बोलिए, बोलिए, या बोलिए, खान मान। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बेबाक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बंदे नहीं हुए किसी चैनल से, आप, हाँ, ये बोलिए। बहुत बहुत मतलब बारीकी से देखा और सोचा जाना चाहिए कि यह जो लोग कहते हैं कि हमने तो पत्रकारिता की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, हमने तो हौसले का झंडा खड़ा करके रखा हुआ है, लोगों के हक में सरकार के खिलाफ हमने एजेंडा चला रखा है। दरअसल ऐसा है नहीं। आप अपनी जेब मोटी करने के लिए हर महीने अपना रेवेन्यू बढ़ाने बढ़ाने के लिए एक एजेंडा लेकर के आपने चलना शुरू किया है, और आप उस लाइन से रत्ती पर हट नहीं सकते हैं। हट के दिखा दीजिए, एक दिन सर, भी करके दिखाइए ना कि सर, ये तो एक क्वेश्चन अच्छा मैं है। पूछता एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बताइएगा, क्योंकि आप अंदर के व्यक्ति हैं, आप जानते होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जब मेन लाइन मीडिया से लोग हट जाते हैं, तो दलाली शुरू कर देते हैं, लाइजनिंग शुरू कर देते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है इस एपिसोड पे लोग बहुत गालियां देंगे, और खास करके कुछ जर्नलिस्ट लोग मेरे पीछे भी पड़ेंगे। बट ये दलाली का राज क्या है? ये फाइनेंशियल दलाली भी करते हैं, कॉर्पोरेट दलाली भी करते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं, एंड वरना मैंने तो ये भी सुना है कि मिनिस्ट्री भी जर्नलिस्ट बताते थे कि किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा। तो इस दलाली के रूप में आपका क्या कहना है? पत्रकार का संबंध सत्ता और राजनेता से होता है। अगर वहां तो संबंध काट लेगा तो पत्रकार नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम्म, आप पत्रकारों के जरिए सत्ता के भीतर की बहुत सारी बातें आप जानते हैं। हम्म, वहां जो कुछ भी चल रहा होता है, उठापटक जी, जी, भी समझते हैं आप। जो चीजें हो सकती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो साजिशें वहां चलती हैं, या एक दूसरे के साथ मिल करके सामने वाले को रास्ते से हटाने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है, सब कुछ आप जानते रहते हैं। जानना आपका फर्ज है। तो नेता और पत्रकार के बीच में एक संबंध तो है। हम्म, उस संबंध का बाजारीकरण या व्यवसायीकरण कैसे होता है, ये इंसान इंसान पर निर्भर करता है। जो आदमी चैनल में है, अखबार में है, किसी डिजिटल मीडियम में है, वो दलाली नहीं करेगा और निकल करके वो दलाल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा, राके भी हो सकता है। सांप है तो जहर उसकी फितरत है। ओ, बिच्छू है तो डंक मारना फितरत है, इंसान की फितरत पे है। कोई हम्म, भी आदमी, अगर आपने कह दिया कि दलाल है, तो हम्म, दलाल वो अंदर रहने और बाहर निकलने से बदल नहीं जाता है। ओके, ये तो नहीं हुआ ना कि आपका नया अवतार हो जाता है, कि आप जैसे ही नौकरी से बाहर आते हैं एक नया अवतार हो जाता है, आप दलाल हो जाते हैं। हम्म, आप अगर हैं तो आप अंदर भी रहेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो बाहर आकर के भी आप नहीं रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इंसान इंसान पे निर्भर निर्भर करता करता है। है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेता है, अपने बारे में राय रखता है, और लोगों के बीच अपने बारे में राय तैयार करना या करवाना चाहता है। बहुत जरूरी है। सर, एक और भी बताइए, क्योंकि आज के दिन में मोस्ट ऑफ द मीडिया, जो मेन लाइन मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया है, उसमें मैं, सी, आई डोंट हैव एनी ऑथेंटिसिटी, एंड मैंने कभी देखा नहीं है आंखों से। तो मेनी टाइम आई हियर ओवरहर्ड दैट फेवरेटिज्म बहुत चलता है। कोई लड़की पसंद आई तो अचानक यहाँ से वहां चली जाएंगी, मतलब बड़ी से बड़े, बड़ा सा बड़ा असाइनमेंट उनको मिलेगा। ये जो फेवरेटिज्म है, ये किस हद तक होता है? जिसकी जैसी सोच वैसी वैसी कहानी। उस, हाँ, हाँ, परिंदों के लिए कोई बंदूक कोई पानी रखता है। वाह, तो सवाल ये है कि कोई संपादक हाँ, या कोई भी जिम्मेदार जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, हाँ, हाँ, आउटपुट हेड है, असाइनमेंट हेड है, ग्राफिक्स हेड है, वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एचआर, सब जगह होता है। हम्म, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप परफॉर्म बेहतर करें, और आप अकेले नहीं कर सकते हैं। चैनल टीम में होगा।
टीम वर्क है। टीम वर्क है, और टीम वर्क टीम के भीतर आप उन्हीं लोगों को तरजीह देंगे, उन्हीं लोगों को तवज्जो देंगे जिनके जरिए आपके काम के पूरा होने की गारंटी है, यानी कि गारंटी जो है। कॉम्पिटेंट आपकी नजर में हैं। हम्म, कॉम्पिटेंट लोगों में अगर हो सकता है कभी कभार लड़कियां होती हैं, अगर हम्म, लड़कियों को आप आगे बढ़ाते हैं तो एक राय ये बन सकती है कि अरे यार आप तो लड़की को बढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन आप दरअसल अपनी टीम में से उस साथी को आगे बढ़ा रहे होते हैं या उसका समर्थन कर रहे होते हैं जो काबिल है और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता रखता है। हम्म, एक बार अगर ये हो गया हो किसी लड़की को लेकर के या किसी लड़के को लेकर के आपने पक्षपात किया है, हम्म, तो दिखता है, बहुत लंबा दिखता है। नहीं, वो बहुत लंबा नहीं चलता है। ये हम्म, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि इसमें आप किसी भी गधे को या फिर घोड़ा काबिल आदमी को बहुत लंबे समय तक ढो करके नहीं चल सकते। नहीं चल सकता। आपके ऊपर इतना दबाव है, आपकी अपनी डिलीवरी टाइम टू टाइम इस तरह से टेस्ट होती है कि आप घोड़ों के साथ ही चलना पसंद करोगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी लड़के से या लड़की से नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तुम हम्म, कहाँ से हो। मैंने हम्म, उसका टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट भी लिया हुआ, इंटरव्यू हम्म, भी लिया होगा। हम्म, हमने उससे यूं भी कभी बात की वो समझने के लिए कि इसका जो मेंटल बेंटअप है क्या है, ओरिएंटेशन कैसा है। लेकिन जितने लोगों को मैंने हायर किया, 70% वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। और 100% कोई भी गारंटी नहीं लेता है कि 100% लोगों को हायर करे और सारे के यस, सारे। यशवंत सर, थैंक यू सो मच। आई नो यू पर्सनली, आई नो दैट जो आप कह रहे हैं आप वही हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो मेरे को सुनते सुनते आता है, पूरे मीडिया में ग्रुपिंग है, बिहार का है, नॉन बिहार का है। अगर बिहार का है तो भूमिहार जाति का है, कायस्थ जाति का है, राजपूत जाति का है। इतने बहुत सारे ग्रुपिंग्स हैं जो सुनने को आते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट ही कास्ट पे करते हैं। अब मेरे 5-7 बहुत वो पंडित पसंदीदा। है, अच्छा, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, पहले तो बिहारी, नॉन क्या बिहारी। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बताऊं, मैक्सिमम जर्नलिस्ट टॉप लेवल के पहले के जो रहे हैं, चाहे रवि सर हो गए, चाहे कोई भी हो गया, वो बिहार से हैं। लेकिन सबसे ज्यादा, जैसे बिहार का रिजल्ट का दिखाएंगे, चीटिंग का दिखाएंगे, सबसे ज्यादा न्यूड वो बिहार को ही करते हैं। उसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो वहां दिखता ही नहीं है। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला वो बताइए ग्रुपिज्म का, जो ग्रुप डायनामिक है उसका बताइए, और फिर हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आप कुछ हद तक तो ठीक हैं, हाँ, लेकिन यह बात पूरी तरीके से ठीक है यह भी नहीं है। ये भी नहीं है। अ, हाँ, ठीक है, एक्सेप्ट, 100% तो कुछ भी नहीं मैं होता है। व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में भी कह रहा हूँ, और मैं हाँ, जिनको जानता हूँ, सुप्रिय प्रसाद आज तक में डायरेक्टर न्यूज हैं, हाँ, और सुप्रिय प्रसाद के अंडर में भी मैंने काम किया है। जी, जी, मैंने सुप्रिय को कभी भी जात के आधार पर, राज्य के आधार पर हायरिंग करते हुए नहीं पाया है। नहीं पाया। हाँ, मैंने खुद भी बहुत बाद में जाना कि इस आदमी की जात, बहुत सारे लोग, 90% लोग तो जाति में नहीं जानता हूँ, जो हाँ, बहुत हाँ, आगे है वो आप किस तरीके से जान गए, लेकिन हाँ, आप कभी पूछते ही नहीं है। हाँ, और जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं उसमें भी नहीं पूछते हैं कि आप किस स्टेट हाँ, से हो। बिहार हाँ, के साथ अच्छी बात यह है कि बिहार के लोगों के पास डू और डाई के स्टेट में होते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। निकलते हैं। आपके पीछे बाघ दौड़ रहा है हम्म, तो आप दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान माने जाएं, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी होती है। तो बिहार के परफेक्ट। नौजवान के पास कोई हाँ, विकल्प नहीं है, वो हाँ, जीतते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। हाँ, कि आज की तारीख में वो अंजना हो तो, श्वेता हो हाँ, तो, रजनीश हो, हम्म, मैं हम्म, हो तो, अजीत अंजुम हो तो, सुखदेव प्रसाद हो तो, हाँ, ये सब तो बिहार के हैं। हाँ, आज भी मीडिया में एक बड़ा जो तबका है जिसको हाँ, आप आउटपुट कहते हैं, आउटपुट हाँ, हमारे मतलब जो चैनल चल रहा होता है, चैनल हाँ, चलाने की जिम्मेदारी है उस डिपार्टमेंट के ऊपर, आउटपुट हाँ, कहते हैं। हाँ, 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 ज्यादातर जगहों पर आप आउटपुट हेड बिहार के लोगों को ही पाएंगे, जी, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। अब जात का मामला है तो मुझे लगता है कि ऐसा मैंने कभी उन लोगों में नहीं पाया जिन लोगों को मैं जानता हूँ। जी, अब मेरे बहुत पसंदीदा जो 2-3 लोग हैं, जैसे रंजीत, अब वो हाँ, नवभारत का मैनेजिंग एडिटर है, जी सर। भाई की तरह है। मैं बहुत नहीं, बात जान पाया घूमियार है, ओह, क्या है, आउटपुट हेड है। अ, मतलब जिंदगी में जो लोग बहुत अजीज हैं उनमें से हाँ, एक है, अजय आजाद हैं। हम्म, ये सब लोग एक ही जात से आते हैं, लेकिन मुझे अच्छा, तो पता ही नहीं चला। बाद में जब बहुत करीब आते हैं तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसा हायरिंग इस समय होता नहीं है, और चूंकि बिहारियों का दबदबा है तो लगता है हाँ, कि बिहारी की तरह ग्रुपिज्म है,
और चूंकि बिहार में जातिवाद है तो यहाँ भी उस जाति के आधार पर ही वो सब कुछ अच्छा, उधर से होगा। आ रहा है। तो वहां के नैरेटिव को आप तब मीडिया में सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। सर एक बात बताइए, जब वो बिहार के इतने सारे, आपने अंजना का नाम लिया, बहुत सारे नाम लिए, एक बात बताइए, जब ये इतने पावरफुल लोग हैं, इतने चीजें हैं, तो बिहार में ये रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आज भी वो पगडंडियां होंगी, आज भी वो कच्चे घर होंगे, आज भी उस मिट्टी की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, अभी मैं जेएसडब्ल्यू के लिए छत्तीसगढ़ गया हुआ था। सर वहाँ के लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, मैं दंग रह गया। दिल्ली में वो लाइफ स्टाइल नहीं है जो मैंने रायपुर में देखा। वहां पे एक होटल है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मार्केट अननेसेसरी। उस मार्केट का, उस होटल का जो लाइफ स्टाइल देखा, स्विमिंग पूल के जो कंसेप्ट है, जो चीजें हैं, इट्स अ ह्यूज। लेकिन आज इतने जर्नलिस्ट हैं, इतने पावरफुल लोग हैं। इवन एमजे अकबर के समय के लोग थे जो टेलीग्राफ में, कलकत्ता में मेरी परवरिश हुई है, कलकत्ता में ही रहा हूं, तो कलकत्ता में जो टेलीग्राफ के जो एमजे अकबर साहब थे, बहुत पावरफुल थे। सब कुछ हुआ, ये सदियों से विद्वान पैदा होते रहे, कनेक्ट रहा पॉलिटिशियन से, पावरफुल लोगों से। लेकिन उस हाल की, उसकी क्या हाल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जितने भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं, हमारा भी रोना यही है कि यस सर। हमारे स्टेट में काबिलियत इतनी ज्यादा है लेकिन उसकी हालत सुधरी नहीं। दो तीन मैं आपको आंकड़े देता हूँ। मेरे हाँ बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो जी। 54,000 के आसपास है। कितना? महाराष्ट्र गुजरात में 54,000 पर एनम जो चौन। पर कैपिटा हाँ इनकम। ठीक है, और 54,000। महाराष्ट्र गुजरात में 5.5 लाख, 4,75 5.5, तो 8 गुना ज्यादा मेरे स्टेट से वहां का। अब जब आप कहते हैं कि जीडीपी के आधार पर मेरा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, तो मेरी जीडीपी ही छोटी है, तो छोटी जीडीपी पे ग्रोथ रेट तो मेरा होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ आंकड़ों की जो मतलब बाजीगरी होती है, उस बाजीगरी में पूरा बिहार मेरा स्टेट जो है ना फंसा हुआ है। सड़क है और बिजली है, लेकिन स्कूलों का हाल बहुत ही खराब है, अस्पतालों का हाल बहुत ही खराब है। प्रशासन की स्थिति जो है ना वो चुस्त नहीं है, शहरों का शहरीकरण नहीं हुआ। जबकि बिहार के जो बड़े कारोबारी हैं, जैसे आप वेदांता जैसी कंपनी है, अनिल अग्रवाल, अनिल वो अग्रवाल की, हाँ। बिहार के हैं। फार्मास्यूटिकल, संपदा बाबू है। संपदा बाबू संपदा बाबू। भी हाँ, कभी अल्केम के हैं, हाँ। संपदा बाबू हम्म। हैं। हम्म। वो हमारे यहाँ के आर के सिन्हा हैं, बीजेपी आर के के नेता। सिन्हा। आर के हाँ सिन्हा हाँ। मेरे हम्म। यहाँ के। ये हम्म। सारे लिस्ट चाहते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। हम्म। बॉलीवुड में आप देखिए तो मनोज वाजपेयी से लेकर प्रकाश हम्म। झा, पंकज त्रिपाठी, यह सब लोग मेरे यहाँ के हैं। लेकिन अब ये जो स्टारडम है, ये स्टारडम केवल रोता गाता तो है, लेकिन वो अपने राज्य में घुस करके वहां बदलाव के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, मैं बार हम्म। बार कहता हूँ कि भाई कम से कम जो व्यवस्था वहां चल रही है, जो लचर है, जिसके होने से बिहार वैसा नहीं हो पा रहा जिसको होना चाहिए, बाकी राज्यों की तरक्की की रफ्तार कहीं और है, हम अब भी कहीं और हैं। तो जो भी आप कहना चाहते हूँ उसके बारे में जो तर्क देना चाहता हूँ, दलील जो भी देना चाहता हूँ, हमारी हालत खस्ता है। और वहां एक आदमी है जो कहता है कि इस व्यवस्था को मेरे लिए बदल दो, और मैं बदल बदल दोगे तो मैं कुछ करके दिखाऊं जो मैं करना चाहता हूं। जब ये सब लोग नहीं जाना चाहते हैं तो विरोध क्यों करते हैं आप? सारे पत्रकार, सारे उद्योगपति, सारे फिल्मकार बिहार के, सारे भोजपुरिया स्टार बिहार के। बिहार का रोना, हम बिहार से बाहर तो रोते हैं, लेकिन बिहार के भीतर हालात बदल जाएं, वहां की सत्ता पर, व्यवस्था पर, राजनीति पर हम हावी होकर के एक औजार के तौर पर वहां की, वहां के बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभा पाए, इसके लिए हमने कभी प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया। तो हम लगातार रोते चले गए, और रोना जो है हमारा रिवाज बन गया है। और वहां के हालात का नहीं बदलना जो है वो एक परंपरा सी। सर ये रोने की बात कर रहे हैं, उसी से मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये रोते रोते जो आपके सीने में दर्द है, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी चीजों के लिए, इसको आपने कविताओं में निकाला। तो ये कविता की पुस्तक क्या है, और क्या इसका विषय है? और मैं इस कॉपी मुझे जरूर भेजिएगा। मैं इसको अपने पॉडकास्ट में लगाऊंगा, कि आपकी रचना है, और आपने कैसे, वो कवि, दर्द भरा कवि, ये कैसे निकल के आया, और आपने कब लिखा, ये क्या है इसमें? ये आखिरी क्वेश्चन होगा। दरअसल जर्नलिज्म के साथ साथ लिटरेचर्स में लगाव बचपन से रहा। हम्म। तो लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर में अभिरुचि रखना,
एक कविताएं। सेकेंड, हाँ। आप जो कह रहे हैं ना, ये भी वहां माटी की खुशबू है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, हम्म। अज्ञा की किताब, इनफैक्ट इन कलकत्ता में आपने एक सारा आकाश किताब है जिसमें लिखी, जिसकी लाइन मुझे याद है, वहीं के थे यादव साहब। जो उन्होंने किताब, उनकी लाइन याद है, सेनानी करो प्रयास अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अम्मा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो लिटरेचर तो ब्लड में है। अब बताइए सर। आकाश राजेंद्र जी का है, वो तो खैर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन मेरे यहाँ आप देखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के थे वो। हाँ, दिनकर, राजेंद्र यादव, हाँ। दिनकर, रेणु, हाँ। नागार्जुन, शिवपूजन हाँ। सहाय, आज हम्म। भी अरुण कंवल जैसा बड़ा कवि, हम्म। इस दौर में जितने भी मायनेदार कवि हैं, उन कवियों हाँ। के बीच में अरुण कमल की अपनी जगह है। तो हम्म। बिहार में साहित्य की बहुत लंबी परंपरा रही। हम, अच्छा। बार बार मैं कहता हूं कि कल में जाकर के मैं अपने आज को टटोलूं या समझूं, तो इसका मतलब कि मेरा आज जो है ना खोखला है। मैं बार हाँ। बार कहूं कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और विष्णुगुप्त, तो चाणक्य, या आर्यभट्ट, या पाणिनि, या वात्स्यायन। तो जैसे मैंने कहा कि दिनकर, रेणु, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, ये हमारी विरासत है। हम आज जो हैं, वो वह बिहार नहीं है जो बिहार हो जाना चाहिए अपने साधन संसाधन क्षमता प्रतिभा के बूते या उसके नाते। तो यह जो तकलीफ है वो रहती है। साहित्य मेरे भीतर ऐसे ही चलता रहा, और मेरी कविताओं का संग्रह है अंधेरी गली का चांद। और इसका वाह। विमोचन जो है, केदारनाथ सिंह जो हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंधेरी गली का चांद। वाह। तो सुपर। केदारनाथ सिंह आगे। जी उसका विमोचन किया था, और उस विमोचन पर अरुण कमल थे, दिनेश कुशवाहा थे, खुद केदारनाथ सिंह जी थे, हिंदी के मंगलेश डबराल थे। तो हिंदी के जो मूर्धन्य कवि हैं वो सब उस समय थे। मंगलेश जी तो आज की तारीख में नहीं है, लेकिन मेरी एक कविता है, मैं आपको सुना हाँ, ही देना। ये बोलने ही वाला था। तो जो आपकी कविता है, जो कविता की पुस्तक है, उसमें से कोई ऐसी कविता है जो आपको याद हो, जो लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने? एक बार मैं सुनना चाहूंगा। अ, मेरे संग्रह की कविता है किनारे। किनारे मतलब दायरे। दायरे, हाँ। किनारे यह तय करते हैं कि संस्कृति को, परंपरा को, परिवार को, समाज को, देश को आगे बढ़ना है, या फिर उनको तोड़ने के बाद उनका विनाश होना है। तो यह जो संयम है, यह जो संतुलन है, यह जो मर्यादा है, वो किनारे है। पानी और जमीन से मुंहजोड़ चलते रहते हैं किनारे। पानी और जमीन से मुंहजोड़ चलते रहते हैं किनारे। कभी पानी धकेल जाता है आगे, कभी जमीन खींच ले जाती है आगे, कभी पानी पीछे धकेल जाता है। अपने मन के कभी नहीं रहते, अपने मन के कभी नहीं रहते, लेकिन नदी भर मन थामे रहते हैं किनारे। सुपर, क्या मीनिंग है! चलते रहना चाहिए, सतत चलते रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं राणा यशवंत सर से ये देखा और ये समझा, और इस पॉडकास्ट का निचोड़ ये है कि ज्यादा कंप्लेन नहीं, ज्यादा गिल्ट नहीं, ज्यादा रिग्रेट नहीं। अगर संस्था प्रॉफिट के लिए है तो बहुत अच्छे होंगे, तो दो चार गंदे काम भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई कम हो गई। बस गंदगी ज्यादा दिखती है, गंदगी ज्यादा चिल्लाती है, तो आम धारणा बन जाती है कि गंदगी है। और कितनी अच्छी तरह से इन्होंने कहा कि आज भी जर्नलिज्म पूजनीय है, आज भी जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं। एक कुछ लोग बात जरूर मैं हो सकते। एक बात मैं से कहना चाहता हूँ, चूंकि हाँ। जाते जाते नौजवान हमारे हैं, हाँ। उनको हाँ। जरूर अपने जहन में रखना चाहिए कि हमारे सपने हमारे हैं, सपनों को पूरा करने का जो दारोमदार है वह भी हमारा है। तो वाह। हमको उसको आजमाते रहना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम हम बेहतर कर सकते हैं। हमसे बेहतर कोई भी दूसरा आदमी इसको जज करने के लिए होता नहीं है। नदियों को समंदर का रास्ता कोई नहीं बताता है, और ना कोई नदियों को रास्ता देता है, लेकिन उनका जुनून देखिए कि वो समंदर तक जाती ही जाती है।
तो जब तक आपके भीतर इस तरह का जज्बा है, आप समंदर तक जाएंगे। लेकिन नदी और समंदर का फर्क भी आपको जानना पड़ेगा कि नदियां लगातार देती रहती हैं, तो हाँ, देते रहने से नदियां मीठा पानी ढोती रहती हैं। समंदर लगातार लेता रहता है, लेते रहने के कारण ये है कि वो खारा हो जाता है। इसलिए आपके पास जो भी है और देने लायक है तो लोगों के बीच में बांटिए। वो ज्ञान भी हो सकता है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है, कुछ बेहतर बातें हो सकती हैं, कुछ बेहतर दोस्त बनाए जा सकते हैं। लेकिन ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, और अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप को आजमाते रहिए। सर तब जाते-जाते एक और क्वेश्चन आ गया, मैं सोचता हूँ पूछ ही लेता हूँ। जब भी न्यूज़ खोलो, तो न्यूज़ में आता है इतना मर्डर हुआ, इतना एक्सीडेंट हुआ, अ, यहाँ पे मंदिर मिल गया, यहाँ पे लोग जला दिए गए और कहीं न कहीं इमोशन में इसका दर्द और पीड़ा होता है। तो मैं बोलता हूँ कि इतनी इमोशनल हर्ट होने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यूज़ चैनल क्यों देखे? क्यों ना न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दे और जो उसको चाहिए वो सोशल मीडिया पे देख ले? क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यही हो रहा है। आप भी गौर करेंगे तो टीवी आपने शायद बहुत कम देखा होगा, मैं तो देखता ही नहीं। कंटेंट भी मोबाइल पे ही लोग देखते हैं। हाँ, अब क्या यस। है कि मुझे जो पसंद है, हाँ, मैं उसको देखने के लिए अब ना सिर्फ स्वतंत्र हूँ, बल्कि वो हाँ। सहूलियत मेरे पास है। हाँ, हाँ, तो अगर मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे हाँ, मेरे मुताबिक अपना कंटेंट देखना है, मेरी पसंद का देखना है, तो वो सहूलियत मेरे पास है, साधन मेरे पास है, और हाँ, समय मेरा अपना होगा। ओटीटीज क्यों अच्छा करने लगे? क्योंकि ओटीटीज ने टीवी चैनलों से बाहर जाकर के बताया कि विज्ञापन देखने की जरूरत आपको है ही नहीं। है विज्ञापन नहीं। के लिए बैठे रहते हैं आप, आपका समय खोटा होता रहता है। आप एक हाँ, काम हाँ, कीजिए, मेरे पास आइए, जैसा कंटेंट आपको पसंद है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब भी आपको समय मिलता है आप देख लीजिए। देख वो लीजिए। तो आपको यस, भी न्यूज में अब चैनलों के आने वाले समय में चैनल को आप कम जानेंगे, आप लोगों को ज्यादा जानेंगे, क्योंकि आप अब राइट, यहाँ से देखने लगे हैं। और ये यस, जो है, वो आपकी अपनी पसंद के साथ आपको जोड़ता है। तो जिन लोगों से आप जुड़ेंगे वो लोग होंगे, ना कि ब्रांड होगा। पर्सनली। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन सर ने जिस तरह से बताया और आपकी पॉज़िटिविटी की मैं दाद देता हूँ। आपने कभी भी जर्नलिज़्म एंड जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोला जबकि मैंने कई बार पूछ लिया। सैल्यूट है आपकी कमिटमेंट की, सैल्यूट है आपकी निष्ठा की, सैल्यूट है इंटेग्रिटी की सर। लेकिन आपने बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अच्छाई बुराई में ज़्यादा मत पड़ो, अपना कर्म करे जाओ और कुछ कर्म का, कुछ प्रारब्ध का सब कुछ होता रहेगा। राइट सर? थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों सर का चैनल है @राणा यशवंत। ये पॉडकास्ट वहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और राणा साहब के जो अ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ऑनेस्टी है, आपने देख लिया होगा, एक साथ जुड़ें और तब जाके जो इनका समाज में अच्छे के लिए काम करना है, ये नहीं कि एक व्यक्ति बुरा है तो हमेशा बुरा कहेगा, एक संस्था बुरा है तो हमेशा बुरा कहेगा। एक संस्था बुरा भी है, अगर अच्छा कहता है तो ये अच्छा कहते हैं और एक बुरा संस्था बुरा कहता है तो ये बुरा कहते हैं और बुरा संस्था अच्छा कहता है तो अच्छा भी कहते हैं। तो ये इम्पैक्ट को दर्शाते हैं और ज़रूर इनके साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू दिल से। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर।